हेलो वन। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी, एनडीए, सीडीएस और स्टेट लेवल के वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट? हमारा जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है? एंड द आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे ये बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, द राइट टू इक्वालिटी इज एनश्राइंड इन विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट है हमारा वो किस आर्टिकल में मैंशनड है? एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 14 से 18 जो है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। क्वेश्चन नंबर 4, विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट बाय द 44th अमेंडमेंट? कह रहा हमारे पास एक फंडामेंटल राइट था जिसे रिमूव कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट। वो कौन सा फंडामेंटल राइट था? देखिए, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। इस राइट टू प्रॉपर्टी को अब फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये कौन सा राइट है? अब ये बन गया है लीगल राइट। लीगल राइट। और अब इसे मेंशन किया गया 300A में। इसे 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू 44th अमेंडमेंट 1978 से अमेंड कर दिया गया था, इसे रिमूव कर दिया गया था। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। और कहाँ मेंशन्ड है? 300A में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जिसे हम DPSP भी कहते हैं वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया? एंड द राइट आंसर इज आयरलैंड। हमने इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की बात करता है? एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 17। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कितनी फंडामेंटल राइट्स देने की बात करता है? एंड द राइट आंसर इज 6 फंडामेंटल राइट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एन एमरजेंसी? कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को अलाउ करता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए? एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 352 जो है वो प्रेसिडेंट को अलाउ करता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, इमरजेंसी कितनी टाइप्स की होती हैं? इमरजेंसी 3 तरह की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये चेक करेंगे कितनी तरह की इमरजेंसीज होती हैं। नेक्स्ट है, विच केस इज एसोसिएटेड विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रीन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के साथ कौन सा केस जुड़ा हुआ है? एंड द राइट आंसर इज केशवानंद भारती केस। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफ़ी बार आता भी है। अब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट समझिए, पार्लियामेंट के पास पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, बट मेक श्योर रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज करिए बट कभी भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो मूल आधार है वही मत चेंज कर देना। ठीक है, ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज एसोसिएटेड विद विच फंडामेंटल राइट? कह रहा जो राइट टू एजुकेशन है हमारे पास जो 2009 में मेंशन है वो किस फंडामेंटल राइट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन। मतलब इंडिया में जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं उन्हें RTA के अंदर फ्री में एजुकेशन मिलेगी। राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री में एजुकेशन मिलेगी और ये राइट उनका फंडामेंटल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11, द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ? राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? एंड द राइट आंसर इज 6 ईयर्स। राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में लोकसभा का पूछ रहा था तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो कितने ईयर्स के लिए होते हैं? 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के बाद फिर से चुनाव होता है, नए MPs को चूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? राज्यसभा में टोटल कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं? आंसर इज 12। और कौन नॉमिनेट करता है? इन्हें नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज? एंड द राइट आंसर इज 552। इसमें क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन है वो कितनी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तो उसमें 552 की बात की गई थी कि 552 मैक्सिमम 552 ही MP जो हैं वो लोकसभा में बैठेंगे। बट अब क्या है, अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करता हूँ तो अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ बन गया 550। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी। जो 2 लोग हैं जो अब हटा दिए गए हैं ये थे एंग्लो इंडियंस।
इनको पहले यहाँ पे रिजर्वेशन थी, तो एंग्लो इंडियंस को अब रिमूव कर दिया गया। तो अब एंग्लो इंडियंस के लिए कोई भी पहले नॉमिनेशन करके वो आते थे, अब इनको रिमूव कर दिया गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 14, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वॉज, तो पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के? राइट आंसर है जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 15, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था? 1950 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18? हमारे देश में पहले वोटिंग एज 21 ईयर्स थी, मतलब जो भी 21 ईयर्स का ओल्ड पर्सन होगा वही वोटिंग करवाएगा, बट इसे रिमूव कर दिया गया था बाय द 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट में से रिड्यूस करके 18 कर दिया गया, तो अब 18 ईयर्स जो पर्सन है वो वोटिंग कर सकता है। साथ में एक और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 326, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 326 इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा के साथ ये भी है। ये कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड हैं, तो आर्टिकल नंबर 326, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 61st अमेंडमेंट 1988 में अमेंडमेंट हुई थी, जिसके थ्रू हमने क्या किया था? वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट इज स्टेट। अगर यहाँ पे ये जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? ये राज्य नहीं है, यह है देश। समटाइम्स हम कंट्री को स्टेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी कंट्री का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो उसका आंसर रहेगा अटॉर्नी जनरल। अगर क्वेश्चन में लिखा होता स्टेट की बात करती, राज्य की बात करते हैं, तो एडवोकेट जनरल होता। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर वो पूछता हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री, मान लेते हैं यहाँ पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन कंट्री लिखा है, तो आप उसे अटॉर्नी जनरल बोलेंगे। अगर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन ए पर्टिकुलर स्टेट की बात होती तो एडवोकेट जनरल रहेगा। ये होता क्या है बेसिकली? ये एक वकील होता है, सरकारी वकील, जो सरकार को डिफेंड करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 1950s में। क्वेश्चन नंबर 20, द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विच अमेंडमेंट? एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 52nd अमेंडमेंट, 1985 में ये लाया गया था। क्वेश्चन 21, द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बाय द 73rd अमेंडमेंट 1992 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 22, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट? किस अमेंडमेंट के थ्रू हमने राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया? बाय द 86th अमेंडमेंट के बाद इसे ऐड किया गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी एमरजेंसीज की बात की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है 3। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 एमरजेंसीज की बात की गई है। और कौन एमरजेंसी डिक्लेयर करता है? राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है। सबसे पहली इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी, अंडर आर्टिकल 352। अंडर आर्टिकल 352 किसकी बात करता है? नेशनल इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। उसके बाद दूसरी इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 356, ये है, इसे प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी, स्टेट में लगाई जाएगी। और लास्ट है 360, जो 360 ऐसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि इनमें से तीनों में से कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो आज तक कभी लगाई नहीं गई इंडिया में? तो आंसर रहेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इंडिया में आज तक नहीं लगाई गई। ठीक है, बाकी जितनी भी इमरजेंसीज हैं वो सारी लग चुकी हैं, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो चाहे वो स्टेट इमरजेंसी हो, दोनों लगी हुई हैं, पर आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लागू नहीं हुई। क्वेश्चन 24, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज एस्टैब्लिश्ड विच आर्टिकल? एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 338 के अंदर हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को एस्टैब्लिश किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू? इंडिया में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो टैक्स रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है? एंड द राइट आंसर इज फाइनेंस कमीशन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन?
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 में की जाती है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे ये अमेंडमेंट होती है और इसमें मैक्सिमम चेंजेस किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चेंजेस मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारा डीपीएसपी है वो भी इसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट? पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959। जगह का नाम है नागौर, नागौर राजस्थान। यहाँ पे सबसे पहले पंचायती सिस्टम को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होते हैं। क्वेश्चन 29, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द, वैसे तो वो रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट को होते हैं इन जनरल, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा वाज पास्ड इन विच ईयर? तो सबसे पहली जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी वो पेश की जाती है 1963 में। राइट आंसर इज 1963 में जवाहरलाल नेहरू साहब के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की गई थी बाय द ऑपोजिशन लीडर। वहां पे ऑपोजिशन लीडर थे JB कृपलानी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द नीति आयोग रिप्लेस बाय विच बॉडी? पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनता नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 32, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, जो गवर्नर होता है वो अपना ऑफिस कितने टाइम के लिए होल्ड करता है? 5 साल के लिए। मतलब एक गवर्नर 5 साल के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नर रहेगा, उसका फिर से। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा आर्टिकल है जो नागालैंड स्टेट को स्पेशल प्रोविजन देता है? द राइट आंसर इज 371A में नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, द लोकपाल एंड लोकायुक्त वाज पास्ड इन, लोकपाल और लोकायुक्त जो कानून है उसे पास किया गया था 2013 में। क्वेश्चन 35, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? ओथ इन्हें दिलाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को कौन शपथ दिलाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करता हूं तो उसे शपथ दिलाएगा गवर्नर, स्टेट का जो गवर्नर होगा। और गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर शपथ दिलाएगा जो भी चीफ जस्टिस होगा वहां के स्टेट का हाई कोर्ट का। ठीक है, कुछ चीजें याद होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 36, द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? देखिए इसका आंसर है लद्दाख। यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा है, जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर का ही पहले पार्ट था, बट अब दोनों को बाइफर्केट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया सेपरेट, तो अब इसका आंसर लद्दाख रहेगा, जम्मू कश्मीर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC जो है उसे कब स्टैब्लिश किया गया था? एंड द राइट आंसर इज 1993। क्वेश्चन 38, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप इन 1964। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनाई गई थी। बट समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये जो CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बनी थी, ठीक है, बट किस कमेटी ने रेकमेंड किया था? तो कमेटीज के नाम भी पता होना चाहिए। तो CVC को रेकमेंड किया था K संथनम कमेटी ने। K संथनम कमेटी की रेकमेंडेशन के बाद इसे बनाया गया, तो याद रखिएगा 1964 में बनती है K संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद। क्वेश्चन 39, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? आंसर है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन 40, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर इंडिया में पहली कौन सी स्टेट बनती है? तो सबसे पहली स्टेट इंडिया में 1953 में बनती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। मद्रास जो स्टेट थी पहले, इसको काट के आंध्र प्रदेश बनाएगी तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, जो तेलुगु बोलते हैं उनके लिए स्टेट बनाएगी थी। क्वेश्चन 41, द स्टेट लिस्ट कंटेन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 61। क्वेश्चन नंबर 42, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन, इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन होते हैं 1951-1952 में।
क्वेश्चन 43, द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन। इंडिया में पहली लॉ कमीशन कब बनाई गई थी? 1955। यह हुआ आज़ाद भारत की बात हो रही है। अगर आज़ाद भारत की बात नहीं होती, वो आज़ादी से पहले की बात करता, तो पहली लॉ कमीशन बनाई गई थी 1834 अंडर लॉर्ड मैक्लॉय। ये भी याद रखिएगा, ये बात हो रही है इंडिपेंडेंस से पहले की और इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में। क्वेश्चन 44, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम आरटीआई भी कहते हैं, ये कब पास हुआ था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 45, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारा चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसमें टोटल कितने जजेस हैं? तो उसमें टोटल जजेस हैं 34, 33 + 1। तो यहाँ पे जो 1 है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी जो दूसरे जजेस हैं वो। क्वेश्चन 46, हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो मेंशन है आर्टिकल नंबर पार्ट 4 में मेंशन है। 47 क्वेश्चन है, उससे पूछा गया है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल। तो ये यूपीएससी की बात करते हैं, वो आर्टिकल 315 है। क्वेश्चन नंबर 48, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल नंबर जो 3 है वो बात करता है न्यू स्टेट को बनाने की। ये सिर्फ न्यू स्टेट को बनाने की बात नहीं करता, बल्कि न्यू स्टेट को 2 पार्ट्स में किसी भी स्टेट को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो भी आर्टिकल नंबर 3 से, या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, वो भी आर्टिकल 3 में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 49, द कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने कहाँ से बोरो, ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन से बोरो किया है कॉन्करेंट लिस्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इस प्रोसीजर के थ्रू हम अपने प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन से निकाल भी सकते हैं। तो अगर हमें कभी भी अपने राष्ट्रपति को इम्पीच करना है तो उसका प्रोसीजर किस आर्टिकल में मेंशन है? वो आर्टिकल नंबर 61 में मेंशन है। विच कमेटी रेकमेंडेड द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रेकमेंड किया था 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, ये जो 3 टियर सिस्टम है, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था कि सबसे पहले एक ग्राम लेवल होना चाहिए, ग्राम लेवल पे पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। इसके ऊपर करें तो ब्लॉक लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, ब्लॉक लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो ये 3 टियर सिस्टम की बात की थी। क्वेश्चन 52, द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ। जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं किसी भी गांव में, वो क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। और ये जो ग्राम सभा है, यही पंचायत के इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, यही वोट डालते हैं। क्वेश्चन 53, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो कब सेटअप किया गया था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एंड द राइट आंसर इज 1982। क्वेश्चन 54, द यूनियन लिस्ट ओरिजिनली कंटेंट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब की बात हो रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 97 सब्जेक्ट्स थे। अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं। क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55 कह रहा है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो हैं वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 32। इस क्वेश्चन में पूछा गया बेसिकली कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हमें उसका रेमेडी वो किस आर्टिकल में दिया गया? वो आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट विलेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें किस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट फिट्स एंड फोर्स करा सकते हैं। तो उसमें आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर्स दैट कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोक सभा बिफोर इट्स रिमूवल इन द 104th अमेंडमेंट वॉज, एंड द राइट आंसर इज 2। देखो, हमारे 104th अमेंडमेंट होने से पहले, 104th अमेंडमेंट होने से पहले लोकसभा में टोटल मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी 552। इस 552 में 550 तो डायरेक्टली इलेक्टेड थे, बट जो 2 लोग थे, ये 2 पर्सन एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। इनको नॉमिनेट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 104th अमेंडमेंट में ये दोनों एंग्लो इंडियन की जो नॉमिनेशन थी वो खत्म कर दी। तो अब लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन 57, द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन। पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में। तो अगर आपसे कमेटी का नाम पूछ रहे किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो आंसर है फैजल अली, फैजल
अली कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, ये कमेटी कब सेटअप की गई थी? 1953 में सेटअप किया गया था, तो उसको 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। नेक्स्ट है 58, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल? 155 आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन है। क्वेश्चन 59, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एनफोर्स कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 में एनफोर्स किया गया था, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन 60, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है, यूएसएसआर, रशिया से हमने ये बोरो किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे उसके अंदर, बाद में इसे ऐड किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी? 11। क्वेश्चन 61, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल? किस स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। अब क्वेश्चन में एक चीज आप समझिए कि हमारे पास अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता हूं तो स्टेट में क्या होता है, आपके पास दो हाउस हैं। एक हाउस को आप कहते हो लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस तरह से सेंटर में राज्यसभा लोकसभा होता है। बट सारी स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर स्टेट के पास है, 28 स्टेट्स हमारे पास, 28 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली सबके पास है। पर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ये सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है, सबके पास नहीं, 6 स्टेट्स के पास है। हम इनका भी नाम पता होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट के पास है। एक तो महाराष्ट्र है, दूसरी कर्नाटक है, तीसरी आंध्र प्रदेश है, और चौथी की बात करूं तो एक रहेगा बिहार, यूपी और तेलंगाना। इनके पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। द कोरम रिक्वायर्ड फॉर ए सेशन ऑफ लोकसभा। कोरम, कितना कोरम रिक्वायर्ड होता है लोकसभा के सेशन के लिए? एंड द आंसर इज 1/10। दैट मीन्स लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 552। कितने प्रेजेंट होने चाहिए कि लोकसभा का सेशन चले? 55 प्रेजेंट होने चाहिए। इसी 55 को कोरम कहा जाता है। क्वेश्चन 64, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप इन विच आर्टिकल? नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 65, टेम्पल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी sovereign, socialist, secular, democratic republic? That's the right answer. Question number 66. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, पर हम लागू कब करते हैं? हम उसे लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। Question 67. How many fundamental duties are mentioned in Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, टोटल है 11। पहले 10 थी, बाद में ऐड की गई 11 है। क्वेश्चन 68, द जॉइंट सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट इज प्रेसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में अटक जाते हैं, मतलब पास नहीं हो पाते ड्यू टू वेरियस रीजन, डेडलॉक हो जाता है या जो भी समझ लीजिए, अटक जाता है, बिल पास नहीं होता। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठे बैठने के लिए कहते हैं। अब लोकसभा के एमपीस, राज्यसभा के एमपीस एक ही हॉल में बैठेंगे इकट्ठे। ठीक है, जब ये दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो इनका जो इस सेशन को प्रोसाइड करेगा वो कौन होगा? स्पीकर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब भी लोकसभा राज्यसभा का सेशन जॉइंट सेशन होगा तो उसको हेड कौन करेगा? स्पीकर। क्वेश्चन 69, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है सुकुमार सेन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जो गवर्नर है उसे ओथ या शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर को शपथ दिलाई जाती है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर किसी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, या फिर आप कोई चाहते हो कि भी डिफरेंट किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।